90 मार्क्स लाकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ और 82 मार्क्स लाकर सिलेक्शन हो गया। अगर मैंने सिर्फ इतना बोल दिया तो आधे लोग कहेंगे ये सिस्टम गलत है और बाकी आधे बोलेंगे नहीं इसके पीछे रीजन है। तो लेकिन सच क्या है? क्या ये सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से होता है या फिर इसके पीछे नॉर्मलाइजेशन, कैटेगरी वाइज कट ऑफ और कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को कभी प्रॉपरली समझाए ही नहीं जाते या फिर उसे पता ही नहीं होता। आज ना मैं किसी की साइड लेने वाला हूँ ना किसी को सही या गलत बोलने वाला हूँ। आज हम सिर्फ सिस्टम को खोलकर देखेंगे ताकि वीडियो खत्म होने के बाद तुम खुद डिसाइड कर सको कि असल में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है। चलो एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, राहुल और अमन। दोनों एसएससी का एग्जाम देते हैं। राहुल की शिफ्ट सुबह होती है, अमन की शाम को। एग्जाम खत्म होता है, रिजल्ट आता है। राहुल के मार्क्स 82 और अमन के 79। राहुल खुश हो जाता है, 3 मार्क्स ज्यादा है, सिलेक्शन पक्का। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आती है, अमन सिलेक्ट हो जाता है और राहुल रिजेक्ट। राहुल सोचता है यार कैसे हो गया। अगर तुम भी कभी रिजल्ट देखकर कंफ्यूज हुए तो आज तुम्हें इसका जवाब मिलने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं एग्जाम में सिर्फ मार्क्स मैटर करता है। कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मार्क्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे पेपर किस शिफ्ट में था, पेपर कितना डिफिकल्ट था, नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं, कैटेगरी क्या है, सीट्स कितनी है, कंपटीशन कितना है। यानी रिजल्ट सिर्फ मार्क्स का नाम नहीं है, रिजल्ट एक पूरी प्रोसेस का फाइनल आउटपुट होता है और उस प्रोसेस का पहला स्टेप है नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल, नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक एग्जाम में 20 लाख स्टूडेंट्स हैं, क्या सब एक ही क्लासरूम में बैठ सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए एग्जाम होता है डिफरेंट शिफ्ट्स में, कभी 2 शिफ्ट, कभी 4 और कभी अलग अलग डेट्स को। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, हर शिफ्ट का पेपर अलग होता है। एग्जाम अथॉरिटी लाख कोशिश करे लेकिन हर पेपर एक्चुअली सेम डिफिकल्टी का बना नहीं पाएगी, पॉसिबल ही नहीं होता। कभी मैथ्स इजी आ जाता है, कभी रीजनिंग टफ हो जाता है, कभी इंग्लिश स्कोरिंग होती है, कभी जीके अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अब सोचो, एक स्टूडेंट को इजी पेपर मिला, दूसरे को टफ, और दोनों का रॉ मार्क्स कंपेयर कर दिया। क्या ये फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। इसी अनफेयरनेस को कम करने के लिए आता है नॉर्मलाइजेशन। तो इसको क्रिकेट से समझते हैं। इंडिया बैटिंग कर रही है, फ्रेश पिच है और मौसम भी अच्छा है, बॉल अच्छा आ रहा है। दूसरी टीम बैटिंग करती है, अब बारिश शुरू हो गई, पिच भी स्लो हो गया, बॉल भी स्पिन होने लगी। अगर दोनों टीम की सिर्फ रन कंपेयर करोगे तो कंपेरिजन अनफेयर हो जाएगा क्योंकि कंडीशन अलग अलग थी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कंडीशंस का डिफरेंस होता है, बस यहाँ मौसम नहीं पेपर डिफिकल्टी चेंज हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन का नाम है पेपर डिफिकल्टी के डिफरेंस को मैथमेटिकली एडजस्ट करना, ताकि किसी स्टूडेंट को सिर्फ इजी या टफ पेपर मिलने की वजह से एक्स्ट्रा एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना मिले। अब वापस राहुल और अमन पे आते हैं। राहुल को इजी शिफ्ट मिली, उसने स्कोर किया। अमन को टफ शिफ्ट मिली, उसने स्कोर किया। और मार्क्स देखकर लग रहा है राहुल बेटर है, लेकिन जब एग्जाम अथॉरिटी ने देखा तो पता चला राहुल की शिफ्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ने 85, 87, 90 स्कोर किया था, यानी पेपर कंपैरेटिवली इजियर था। लेकिन अमन की शिफ्ट में 79 लाना ही बहुत डिफिकल्ट था। उस शिफ्ट में ज्यादा स्टूडेंट 60 से 70 के बीच में अटक गए। इसलिए नॉर्मलाइजेशन के बाद अमन के रिलेटिव परफॉर्मेंस ज्यादा स्ट्रांग दिखा। इसी वजह से फाइनल मेरिट में अमन राहुल से ऊपर आ गया। यही रीजन है कि कई बार लोग बोलते हैं यार मेरे मार्क्स ज्यादा थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि सिर्फ मार्क्स ही फाइनल डिसीजन नहीं होता। अब तुम सोच रहे होगे ठीक है नॉर्मलाइजेशन समझ आ गया, लेकिन फिर भी कभी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 90 मार्क्स लाकर भी रह जाता है और किसी दूसरी कैटेगरी का स्टूडेंट कम मार्क्स लाकर भी सिलेक्ट हो जाता है। ये कैसे? उसका जवाब है कैटेगरी वाइज कट ऑफ, और वही सबसे ज्यादा डिबेट वाला टॉपिक है, लेकिन उसको ओपिनियन से नहीं डेटा और सिस्टम से समझेंगे। अब मान लिया राहुल और अमन की प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन की वजह से सॉल्व हो गई, लेकिन अब एक नया सवाल आता है, शायद तुम्हारे दिमाग में भी। अगर दो स्टूडेंट की शिफ्ट भी सेम थी, पेपर भी सेम था, फिर भी एक 90 मार्क्स लाकर सिलेक्ट नहीं हुआ और दूसरा 82 पे लाकर सिलेक्ट हो गया, कैसे? इसी जगह से शुरू होता है कैटेगरी वाइज कट ऑफ। सबसे पहले एक छोटा एग्जाम्पल सोचो, एक कॉलेज में सिर्फ 100 सीट्स हैं, लेकिन फॉर्म भर दिए 10,000 स्टूडेंट ने। अब कॉलेज सबको एडमिशन तो दे नहीं सकता, इसलिए वो रैंकिंग बनाता है और जहां तक स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उस स्कोर को कहते हैं कट ऑफ। यहां तक सब सिंपल है, लेकिन इंडिया के कई गवर्नमेंट एग्जाम्स और एडमिशन में एक और सिस्टम होता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। मतलब हर कैटेगरी के लास्ट सिलेक्टेड स्कोर अलग होते हैं। ये होता कैसे है? मान लो एक एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, अब अथॉरिटी सबके मार्क्स देकर सिलेक्शन करती है, लेकिन सिलेक्शन नोटिफिकेशन में पहले से लिखा होता है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। अब हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स अपनी कैटेगरी की सीट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं। इसी वजह से हर कैटेगरी के लास्ट सिलेक्टेड मार्क्स अलग हो सकता है और वही उस कैटेगरी का कट ऑफ बन जाता है। तो ध्यान देना, कट ऑफ पहले डिसाइड नहीं होता, रिजल्ट के बाद बनता है। अब वही सवाल, 90 वाला रह गया और 82 वाला सिलेक्ट हो गया, कैसे? तो सिंपल, मान लो जनरल कैटेगरी की लास्ट सिलेक्टेड स्कोर उस साल 90 था और SC/ST कैटेगरी के लास्ट सिलेक्टेड स्कोर 82 था। अब अगर किसी जनरल कैंडिडेट के 89 मार्क्स आया तो वो जनरल कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर किसी SC/ST कैंडिडेट के 82 मार्क्स आए और उस कैटेगरी के कट ऑफ 82 था तो उसका सिलेक्शन हो गया। यानी सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स देखकर नहीं होता, यह भी देखा जाता है कि कैंडिडेट किस कैटेगरी के रूल्स के अंदर कॉम्पीट कर रहा था। एक बहुत जरूरी बात, यहाँ बहुत लोग एक ही गलती करते हैं, वो सोचते हैं 82 वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई।
तो सिस्टम ये नहीं देख रहा है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। सिस्टम सिर्फ रिक्रूटमेंट के रूल्स फॉलो कर रहा है और वही रूल्स के हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो अब तक का पूरा स्टोरी मैं समरी में समझा देता हूँ। पहले एग्जाम होता है, अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में और रूल्स में प्रोविजन होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होता है। तो बस यही पूरा सिस्टम है। अगर तुम्हारे हिसाब से इस सिस्टम में किसी तरह का सुधार होना चाहिए या तुम्हें लगता है कि यह सिस्टम अभी के लिए सही है या फिर तुम्हारी नजर में इसमें कुछ कमियां हैं तो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।